नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर आज से आचार संहिता लागू। मध्य प्रदेश में 17 तारीख को मतदाता कर सकेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। पुलिस ने किया कई मामलों का खुलासा। गोलीकांड और चेन स्नैचिंग के आरोपी हुए गिरफ्तार। एक ही रात में पुराने बस स्टैंड में हुई 2 बड़ी घटनाएं। रेस्टोरेंट में हुई मारपीट तो पान की दुकान में आरोपियों ने उड़ाया पिस्टल और घर के सामने पटाखा फोड़ने पर मना करने के कारण आरोपियों ने मां सहित बेटे को लाठी डंडे से पीटा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की आज घोषणा हो गई, जिसके बाद से आज से आदर्श संहिता लागू हो गई है, जिसे लेकर कलेक्टर रीवा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 5 राज्यों को लेकर आज 12 बजे चुनाव आयोग ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर चुनाव तिथियां घोषित कर दी, जिसमें मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को, मिजोरम में 7 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर को, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें पहले चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होगा। सभी विधानसभा चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए जो बातें कही गई हैं, उसमें 31 अक्टूबर तक चंदे की जानकारी चुनाव आयोग के समक्ष जमा करनी होगी। दागी उम्मीदवारों की जानकारी भी पार्टियों द्वारा और व्यक्तिगत रूप से अभ्यर्थियों द्वारा 3 बार समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से देना होगा। चुनाव खर्च की सारी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। वो इस बार बुजुर्गों को घर से ही वोट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसी कड़ी में रीवा में आज कलेक्टर प्रतिभा पाल ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और चुनाव के समय लगने वाली आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। विधानसभा निर्वाचन हेतु जो चुनाव की घोषणा है वो निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है और इसी की घोषणा के साथ में जो आचार संहिता है वो प्रभावी हो गई है। अगर मैं रीवा जिले की बात करूं तो अपने यहाँ सभी रीवा और मऊगंज दोनों जिलों की 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन है उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा में ही रहेंगे और अपनी 8 विधानसभाओं का जो निर्वाचन का शेड्यूल है वो मध्य प्रदेश के लिए जो निर्वाचन का शेड्यूल निर्वाचन आयोग ने जारी किया है वो उसी प्रकार से रहेगा। तो इसमें चूँकि आज से जो आचार संहिता प्रभावी हुई है उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन की जो तारीख है वो 21 अक्टूबर की रखी गई है। नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर की है। स्क्रूटनी के लिए जो तारीख फाइनल की गई है वो 31 अक्टूबर की है और जो नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है वो 2 नवंबर की रहेगी। जो अपने यहाँ निर्वाचन जिस दिन पोलिंग होनी है उसका जो तारीख है वो 17 नवंबर है और डेट ऑफ काउंटिंग जो डिसाइड की गई वो 3 दिसंबर है। तो इस तरीके से पूरे ज़िले की 8 विधानसभाओं में ये शेड्यूल रहेगा। आगे आने वाले जो निर्वाचन है यदि हम लोग उसकी तैयारियों पर बात करें तो रीवा ज़िले में 8 विधानसभाएं आप सभी लोग जानते हैं और अपनी पॉपुलेशन लगभग अगर हम लोग 2011 के सेंसस के बाद में एक्सट्रपोलेट करें तो लगभग 27 लाख बैठती है। अपने जो टोटल निर्वाचक हैं, जो मतदाता हैं पूरे ज़िले में सभी विधानसभाओं में, उनकी संख्या लगभग 18,36,000 के आसपास है। इस पूरे स्पेशल समरी रिवीजन में जो टोटल अपने यहाँ विधानसभा वार यदि स्थितियाँ देखें तो सिरमौर विधानसभा जो अपनी 68 नंबर की है उसमें अपने यहाँ 243 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और इसमें लगभग 2,20,000 मतदाता इस निर्वाचन में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 69 नंबर सिमरिया विधानसभा में 241 मतदान केंद्र हैं और जिसमें 2,25,000 से अधिक मतदाता निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसी प्रकार से 70 नंबर विधानसभा त्योंथर में 231 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 2,16,000 मतदाता रहेंगे। मऊगंज में 2,251 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं जिसमें अपने 2,27,000 मतदाता रहेंगे। देवतला विधानसभा 267 मतदान केंद्र रहेंगे इसमें और लगभग 2,44,000 मतदाता निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया से जुड़ेंगे। इसी प्रकार मनगवा में 281 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ जो मतदाताओं की संख्या है वो 2,48,000 रहेगी। रीवा विधानसभा में 244 मतदान केंद्र हैं और यहाँ पर 2,19,000 से अधिक मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे। गुड़ विधानसभा में अपने यहाँ 256 मतदान केंद्र हैं और इसमें 2,32,000 मतदाता पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया से जुड़ेंगे। तो इस दौरान की जो गतिविधियां हैं, तैयारियां हैं, मतदान केंद्रों की
जो AMF अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हम लोग मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं, उनकी प्रथम दृष्टया और प्राथमिक तैयारियां लगभग सभी जगह पूरी हो चुकी हैं। जो मतदान केंद्र रहेंगे उसमें सभी प्रकार के मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र एक्सेसिबल रहें, इसके लिए सभी जगह रैंप की व्यवस्था की गई है। रैंप के साथ में पानी पीने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और टॉयलेट की व्यवस्था सभी मतदान केंद्रों में रहेगी। इसी प्रकार से जो मतदान केंद्रों के बाद में जो सबसे पहले चुनाव की तैयारियों में हम लोग अपनी वोटर लिस्ट की जो बात करते हैं, तो पूरे स्पेशल समरी रिवीजन में रीवा जिले ने इस बार स्वीप की एक्टिविटीज़ करते हुए महिला मतदाताओं के जो नाम हैं उनकी संख्या इस बार के जो वोटर लिस्ट है उसमें अधिक जोड़ी है और इसमें सभी BLOs ने बहुत अच्छा काम किया है। जो अपने यहाँ नए वोटर्स जुड़े हैं, जो पहली बार मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे, जो अभी 18 वर्ष के हुए हैं, वो लगभग अपने ज़िले में इस बार 66,000 से भी अधिक रहेंगे। यानी ये वो वोटर्स होंगे जिन्होंने अभी अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी की है और मतदान की प्रक्रिया में पहली बार मतदान देने का जिनको अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से अपने यहाँ जो नए फीमेल वोटर्स इस वर्ष में जो 2023 में हम लोगों ने जोड़े हैं वो 62,000 से अधिक हैं। और ये वोटर्स जुड़ने के बाद में जो रीवा का 6 रेशियो है वो हमारे इलेक्टोरल रोल के भी रेशियो से मैच करता हुआ थोड़ा नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से वोटर लिस्ट को साफ़ रखने का प्रयास किया गया है, हेल्दी रखने का प्रयास किया गया है कि जितने भी ऐसे वोटर्स थे जो डेड वोटर्स हैं या रिपीटेड वोटर्स हैं वो हमारी मतदाता सूची में ना रहें, और कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो हमारी मतदाता सूची में अनिवार्यता जोड़ा रहे। इसके प्रयास भी हम लोगों ने पिछले लगातार समरी रिवीजन के दौरान किए हैं और इसीलिए मतदाता सूची को साफ़ सुथरा और चुनाव के लिए तैयार रखने का प्रयास किया गया है। जो इस बार का चुनाव है, जैसा कि बताया गया है कि हमारे यहाँ जितने भी PWD वोटर्स हैं यानी दिव्यांग मतदाता और जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं जो 80 वर्ष से अधिक की आयु के रहेंगे, उनके लिए एक विशेष फैसिलिटी इस बार तैयार की गई है कि उनको सुविधा की दृष्टि से वो चाहें तो अपने घर से भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से इस मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा भी जो PWD वोटर्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए अगर वो मतदान केंद्र आना चाहेंगे तो उसके लिए भी पृथक से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उनको मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और मतदान की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार की रहे जिसमें हर एक आयु वर्ग के मतदाताओं का समावेश हो। तो इसकी भी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। अपने ज़िले में जो टोटल सभी विधानसभाओं में मिलाकर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं यानी 80 वर्ष से आयु के ज़्यादा के जो मतदाता हैं वो लगभग 35,000 हैं और इसी प्रकार से अपने यहाँ जो PWD दिव्यांग मतदाता हैं वो लगभग 7,662 मतदाता ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में हमारी मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं। तो इनके लिए पृथक से मतदान के दिन की जो तैयारियां हैं उनमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि समावेशी मतदान के दिन हो सके। क्योंकि आज से आचार संहिता प्रभावी हो गई है तो आचार संहिता में कुछ डूज और डोंट्स होते हैं, यानी ऐसे काम कौन से करने के हैं और ऐसे कौन से नहीं करने हैं। इसके संबंध में भी एक 4 बजे आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो न सिर्फ उनको इस बात का मैसेज कन्वे किया जाएगा कि आचार संहिता में किस प्रकार की गतिविधियाँ उनको करनी हैं और इसी प्रकार से जो गत माह हुए चेन स्नैचिंग के मामले में पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। 28 सितंबर को मॉडल स्कूल के सामने एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी जिसमें पीड़ित सरिता सिंह ने विश्वविद्यालय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने छापामारी करते हुए जगह के CCTV फुटेज खंगाले और मुखबिर की सूचना पर आरोपी शमशेरा उर्फ इस्ताक निवासी प्रयागराज सहित शादाब खान को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शादाब खान रीवा का शातिर अपराधी है जो जिला बदर भी है। हाल ही में उसी बस स्टैंड गोलीकांड में भी गिरफ्तार किया गया है। मामले को लेकर CSP शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि ये लोग यूपी में किराए के मकान में रहते हैं और फिर चिन्हित स्थानों पर घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इन आरोपियों के ऊपर रीवा सहित कई अन्य जिलों में भी मामले दर्ज हैं। कि मॉडल स्कूल के पास उससे 2 अज्ञात लड़कों ने चैन स्नैचिंग कर ली है, जिस पर से SP सर के निर्देशन में तत्काल टीम का गठन किया गया और इसमें थाना प्रभारी विश्वविद्यालय और हमारी जो स्पेशल टीम है उसके द्वारा लगातार आसपास के CCTV फुटेज चेक की गई। साथ ही उनके हुलिये की तस्दीक के आधार पर मुखबिरों से जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त जानकारी के आधार पर और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर इसमें 2 आरोपी को तस्दीक किया गया, जिसमें एक शमशेरा उर्फ इसहाक खान निवासी प्रयागराज और दूसरा आरोपी शादाब खान
जो कि अभी सिविल लाइन के गोली कांड में भी पकड़ा गया है और जिसका जिला बदर भी किया जा चुका था, उसके द्वारा इसकी घटना का अंजाम दिया गया। ये यूपी में ही इलाहाबाद में मकान किराए से लेके रहते हैं और जिस दिन इनको घटना कारित करनी होती है अपने मोबाइल छोड़ के, और ये जहाँ भी इनका टारगेट होता है वहाँ पर घटना कारित करके ये फ़रार हो जाते हैं और वापस वहीं यूपी में चले जाते हैं। इनके यूपी में भी कई सारे रिकॉर्ड हैं और यहाँ वर्तमान में रीवा ज़िले में भी रिकॉर्ड हैं जिन पर से इन पर कार्रवाई की गई है। चैन कितनी बरामद हुई? एक चैन बरामद हुई है और इसके अलावा चाकघाट में भी इनके द्वारा चैन स्नैचिंग की गई थी, तो चाकघाट पुलिस द्वारा भी इसमें एक चैन बरामद की गई है। जिसको बेचे हैं वो भी गिरफ्तार हुआ मैडम? जहाँ बेचे थे अभी बेच नहीं पाए थे, ये खुद ही अपने पास रखे हुए थे, तो इनके पास से ही तस्दीक हुई है। पटना बस स्टैंड में हुए गोलीकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी रीवा शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि गत 19 सितंबर को बस स्टैंड में गोली चलाई गई थी, जिसमें आरोपी शादाब खान व लकी सिंह परिहार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा प्रद्युम्न व अभिषेक की तलाश जारी है। आपको बता दें कि सत्यम मुराई नाम के व्यक्ति पर गोली चलाई गई थी, जो कि आदतन अपराधी है। आरोपी और पीड़ित दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और आपसी गैंगवार में यह घटना हुई थी। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं फरार चल रहे आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा जारी है और फायर करके फरार हो गए थे। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और स्पेशल टीम द्वारा इसी क्रम में अनेक जगहों पर दबिश दी गई थी, जिसके दौरान ये आरोपी जो मेन शादाब खान है इसको पकड़ा गया है। इसके अलावा इसमें अन्य आरोपी लकी सिंह परिहार और प्रद्युम्न उर्फ अभिषेक पांडे और 2 अन्य हैं जिनकी तलाश की जा रही है, जिन्हें भी शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। कहाँ की घटना थी मैडम? कितने फायरिंग हुई थी? इसमें एक फायर हुआ था और ये बस स्टैंड के पास की घटना थी और इसमें जो घटना कारित किए थे वो आपराधिक प्रवृत्ति के ही हैं, लकी सिंह परिहार, और जो दूसरा जिन पर फायर हुआ था वो भी आपराधिक प्रवृत्ति के ही युवक थे और सत्यम मुराई एक क्रिमिनल है जिसकी गैंग का ही मेंबर था। तो इनका आपसी में कुछ पुराना रंजिश था जिस पर से इसमें फायर किया गया था। पुलिस द्वारा जिला बदर की कार्रवाई भी की जा रही है। ये शादाब खान पर पूर्व से ही जिला बदर लागू है मई माह से, और उसका उल्लंघन करके इसके द्वारा गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया था और इस पर जिला बदर के उल्लंघन के आरोप में भी कार्रवाई की जा रही, साथ ही 307 के मामले में भी इसको जेल भेजा गया है। देखा जा रहा है मैडम आज की युवा में पिस्टल रखने का शौक ज़्यादा बढ़ रहा है। ये चीज़ें सामने आई हैं और आजकल इस चीज़ का युवाओं में क्रेज़ बढ़ रहा है, लेकिन ये बहुत ही गलत है जो उन्हें अपराध की ओर धकेलते हैं। इस पर हमें और समाज को सभी को आगे आना होगा और इन पर लगातार पुलिस तो कार्रवाइयाँ कर रही है, पर ऐसे अगर अपराधी हैं तो आसपास के लोगों को भी सूचना देनी चाहिए पुलिस को, साथ ही माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और किस ओर जा रहे हैं। पुराने बस स्टैंड में लगातार हो रही घटनाओं में एक और मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पिस्तौल की नोक पर दिखाते हुए दुकानदारों से मारपीट की गई है। रीवा के रेवांचल बस स्टैंड में बीती रात उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब पान और सिगरेट का पैसा मांगने पर आरोपियों ने दुकान संचालक के ऊपर पिस्टल तान दी। पिस्टल की नोक पर भाईगिरी करने वालों में एक पूर्व एसपी का पुत्र भी बताया जा रहा है। घटना रेवांचल बस स्टैंड में बीती रात उस समय हुई जब रात के तकरीबन 10 बजे नशे की हालत में 2 युवक गुल्लन पान सेंटर में पहुंचे। दुकान में सिगरेट, पान और गोल्ड ड्रिंक लेने के बाद जब पैसे की मांग की गई तो आरोपियों ने बंदूक निकालकर दुकान संचालक के ऊपर तान दी। देखते ही देखते बस स्टैंड में हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। जानकारी मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में पुष्पेंद्र सिंह निवासी चौराहा सहित एक पूर्व एसपी का पुत्र साकेत बताया गया है। हालांकि पूरी घटना को लेकर थाना प्रभारी सिविल लाइन का कहना है कि पिस्टल नकली है, जिसकी जांच की जा रही है। पुराने बस स्टैंड में कुछ घटना घटी, क्या पूरा मामला कैसे? पुराने बस स्टैंड से एक लड़की को लेके आया था, उसके पास एक पिस्टल जैसी चीज़ मिली है जिसको जांच कर रहे हैं और उससे पूछताछ भी कर रहे हैं। एक्चुअली उसमें प्लास्टिक के वो राउंड जैसे डले हैं, संभवतः वो कुछ पिस्टल जैसा खिलौना प्रतीत हो रहा है, फिर भी हम उसकी जांच करवा रहे हैं। पता चला सर कहाँ से हैं लोग, कौन है? लोकल रीवा से। क्या नाम कुछ? ये क्या घटना हुई है, क्या कैसा पूरा? घटना ये हुई थी, पान की दुकान में लोग गए, खाए पिए चल दिए। भतीजा पैसा मांगा तो गुंडे करने लगे। कौन लोग? मारने लगे। कौन लोग थे, कुछ पता चला? अब नाम तो नहीं जानते इनका। कितनी संख्या में आए थे, कहाँ से? लोग 2 लोग थे। कहाँ से आए, कुछ पता चला अभी? क्या किए घटना? दुकान में खाना वो पान खाए, सिगरेट वोट पिए, ठंडा वंडा, और खाने बाद चल दिए। भतीजा पैसा मांगा तो गाली गुप्ता करने लगे इन लोग।
तो लोग बताएं कि भैया तुम्हारी दुकान में झगड़ा हो गया। हम गए देखें तो हो गया, हम समझाएं, भतीजों को भी समझाएं, उनको भी समझाएं, भैया दे दो पैसा, कहाँ लड़ाई झगड़ा करते हो। तो हमें दिखा पिस्टल आ दी हमको, बोले तुम कौन हो मादर चोर। फिर हम बोले भैया हम दुकान में मालिक हैं। हाँ। मेरा भतीजा है ये। हाँ। फिर आगे क्या किया? फिर आगे बोले मादर चोर का गोली मारने लगा, गाली मत दी। हाँ आगे? फिर गोली हम लोग छिना लिए पिस्टल। क्या क्या बरामद हुआ उसके पास से? क्या क्या हुआ? वही पिस्टल तो लिया था। हाँ। तो नाम हम पता चला कहाँ का था कुछ? ये वहाँ का क्या कहते हैं, दिनमा लाल है ना। हाँ वहीं का है। दोनों एक है? एक लगता है बाल घाट का है। कुछ पता चला नाम? कुछ नाम नहीं मालूम। काहे से आए थे ये? गाड़ी से, फोर व्हीलर से। कौन सी फोर व्हीलर? ये फोर व्हीलर खड़ी है। अच्छा, आपका नाम? वीरेंद्र कुमार गुप्ता। अभी कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं? हाँ। घर के सामने पटाखा फोड़ने के बाद हुए विवाद में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। मामला घोहर वार्ड क्रमांक 19 का है, जहां के रहने वाले संतोष विश्वकर्मा ने बताया कि उनके घर के सामने सन्नू खान नाम का व्यक्ति पटाखा फोड़ रहा था। मना करने पर भड़क गया और उनकी मां के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद विरोध करने पर डंडों से पिटाई की। मामले का वीडियो उनके परिवार ने बना लिया है, जो पुलिस को सौंपा गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पटाखा फोड़ने आए सन्नू खान ने जबरदस्ती पटाखा फोड़ते हुए मारपीट की। मना करने पर डंडा लेकर आया और उसकी संतोषी विश्वकर्मा की मां और उसके साथ साथ उसे भी मारा। संतोष ने बताया कि सन्नू खान के साथ साथ उनके पूरे घर के लोगों में इसकी मदद की, और जिसमें उसके पिता सहित राशिद खान और शाहिद खान भी शामिल हैं। आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें सन्नू खान संतोष विश्वकर्मा की मां से मारपीट कर रहा है। उसके बाद सुनाते हैं संतोष विश्वकर्मा ने क्या बताया। डंडा देखा कैसे दौड़ा रहा बात कहां कुकुर को दौड़ाई छी अभी 3-4 बेर की हो चुका यही बोलेंगे क्या कर लोगे? सरकार की रोड है, किसी के बाप की रोड नहीं है, सरकार की रोड है। सरकार की रोड तोरन बाप पे आता मार बाप के हिसाब तू निकल बाहर बताई थे कैसन गोकुल रावत के था गोकुल रावत बहुत रंगदारी ना देखा लड़का आरामदायी किस बात को लेके मारपीट की? मारपीट सर पटाखा हमारी शटर में मतलब रख के फोड़ रहा था। मैं इतना ही मेरी माँ मना की कि ये तुम अपने घर और में फोड़ो हैं। लड़कों की बच्चों की पढ़ाई चल रही, मेरी एक बिटिया 10वीं पढ़ती है सर, और एक बिटिया 8वीं। इस समय पेपर चल रहा है और पीतर का भी समय है सर। तो मैंने कोई गलत बात मेरी माँ ने बोला नहीं, तो वो बोला कि अरे सर कि मैं तेरी ऐसा कर दूंगा हैं। तो सर इतने में मेरी माँ एक तमाचा मार दी गलती से, तो उसने फिर डंडा वंडा लेकर गलती से नहीं हमको किसके साथ मारपीट की? मारपीट मेरी माँ के साथ पहले किया सन्नू खान, रशीद खान, शहीद खान, ये सब रहे उसकी औरत और अगल बगल। रिपोर्ट आपने रिपोर्ट करवाया हो? मैंने थाना में की सर। तो अभी एसपी ऑफिस आए हो? किस चीज? एसपी ऑफिस आए हैं सर कि यहाँ पास हमारी जन सुनवाई में सुनवाई हुआ जाए और मेरे ऊपर न्याय हुआ जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे। रीवा के पुराने रेवांचल बस स्टैंड के एक होटल में 2 गुटों के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। रीवा के पुराने बस स्टैंड में आधा दर्जन युवकों ने एक युवक को दौड़ा कर पीटा, जिसकी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। मामले की शिकायत थाना सिविल लाइन में दर्ज कराई गई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की जांच पुलिस कर रही है। घायल युवक निराला नगर का निवासी बताया जा रहा है। थोड़ी डाल दे दो। किनारे हो गए भैया। झगड़ा कैसे हो गया भैया? ये सब कहाँ पे है?
वो उसका मोबाइल गिर गया था, तो मोबाइल बता दीजिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कहना है अरुण यादव का, जानने के लिए चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। देवारी पहुंचे और राहुल जी की सभा को हम लोग सफल बनाए। 17 नवंबर को मतदान की तारीख आज घोषित हो गई है। आचार संहिता भी लागू हो गई है और हमारे पास पूरा एक माह में समझता हूँ कि अब बचा है आज के बाद। तो सभी साथियों से, बहुत सारे उम्मीदवार साथी भी यहाँ उपस्थित हैं जो टिकट मांगने की इच्छा करते हैं, चाहे उधर वो दिवाकर जी हो, चाहे के हो, रवा जी हो, चाहे पुंडेगा जी हो, बहुत सारी हमारी बहनें भी। आप भी हो लाइन में? सब है, सब आ रहे हैं क्या? आप भी हो गया? ये बात ठीक होगी, जितने सारे टिकट मांग रहे हैं। तो आप सबको बधाई, मेरी शुभकामनाएं। देखिए आप, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात एक आई है कि 18 के चुनाव का नतीजा ठीक नहीं आया। उसके जो भी कारण रहे हों उसकी डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो सभी साथियों से, बहनों से भी, भाइयों से भी, हमारे छोटे भाई बहुत सारे यहाँ बैठे हैं, सबसे मेरा आग्रह है कि इस बार बड़ी डिटेलिंग करके चयन किया जा रहा है प्रत्याशियों का, और इसीलिए समय भी लग रहा है। ये हमारे सीपी भाई आपके प्रभारी है, हम लोग सब लगे हैं कैसे भी करके अधिक से अधिक सीटें हमारी झोली में आए। और रीवा जिला हम लोगों के लिए विंध्य क्षेत्र बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से जो परफॉर्मेंस आना था वो नहीं हो पाया था। लेकिन अब मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर एक मजबूत टीम यहाँ बनाएंगे। और आग्रह भी, प्रार्थना भी मेरी कि देखिए टिकट तो एक ही साथी को मिलेगा, ये आप हम सब जानते हैं। और हमारी सबकी जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम लोग इधर आ जाए। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। रीवा जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख ने आज कलेक्टर रीवा से मुलाकात की, जहां कलेक्टर ने उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दल सक्रिय हुए हैं और कलेक्टर रीवा से मुलाकात की, जिस पर कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान एडिशनल SP अनिल सोनकर भी मौजूद रहे। कलेक्टर रीवा ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सभी विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग ऑफिसर नजर रखेंगे। इसके अलावा रैली आदि के लिए पहले से सूचना देनी होगी। होर्डिंग पोस्टर को लेकर उन्होंने कहा कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा, लेकिन ये व्यवस्था बनाई गई है कि सबको बराबर जगह मिल सके, किसी एक व्यक्ति को ही जगह ना मिले।
रीवा के ऐतिहासिक नृत्य राघव शरण मंदिर घोघर में राष्ट्रीय रामलीला एवं दिव्य कथा का आयोजन किया जाएगा। आने वाले 8 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक रीवा के प्रसिद्ध नृत्य राघव शरण मंदिर में राष्ट्रीय रामलीला एवं दिव्य कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें रामभूषण जी दास जी महाराज मानस मंडल कचरीताल की मंडली रामलीला प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा साहित्य सम्मेलन व कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। यहाँ प्रतिदिन साहित्य एवं कवि सम्मेलन सुबह 8 से 11 बजे तक रहेगा एवं रामलीला प्रतिदिन रात 8 से रात्रि 11 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा दिव्य राम कथा 9 अक्टूबर से दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक की जाएगी। इसका शुभारंभ आज गणेश भगवान की पूजा अर्चना द्वारा किया गया। महिला शक्ति का जीता जागता उदाहरण रही रानी दुर्गावती के जन्मदिवस के अवसर पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों में नारी शक्ति प्रदर्शन किया गया। रानी दुर्गावती का नाम देश की वीरांगनाओं के रूप में इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। बांदा जिले के कालिंजर किले में पैदा हुई रानी दुर्गावती राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी, जिनकी वीरता के चर्चे आज भी महिलाओं के लिए ऊर्जा का काम करते हैं। शायद यही कारण है कि आज पूरे देश भर में रानी दुर्गावती को याद किया जा रहा है। रीवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रानी दुर्गावती के जन्मदिन अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज कॉलेज चौराहे में कॉलेज की छात्राओं के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। वहीं जीडीसी कॉलेज में इस अवसर पर भाषण, डांस, वाद विवाद प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर इकाई द्वारा रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती पर छात्राओं की रैली और कॉलेज चौराहे में शक्ति प्रदर्शन का नाटक किया गया है। रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती है। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य है कि छात्राओं के बीच महिला सशक्तिकरण कैसे बढ़े और छात्राओं की भूमिका क्या है। रानी दुर्गावती जी ने अपने जीवनी में क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। और क्या कार्यक्रम है इसके साप्ताहिक? और इसके साप्ताहिक कार्यक्रम में कल जीडीसी में एक कार्यक्रम है, उसमें डांस प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और ऐसे ही नाटक प्रस्तुति है। किस कॉलेज से आप लोग? हम लोग जीडीसी कॉलेज से हैं। क्या नाम है? अवनी सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग छात्रा प्रमुख। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चुराटा पुलिस ने घर में सेंध लगाकर चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में रीवा पुलिस ने आज एक पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए चलते हैं कंट्रोल रूम पत्रकार वार्ता में। पहले से घटनास्थल पहुंच करके उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर बाद में अपने साथियों के साथ जाकर के वहाँ नकब लगा करके दरवाजे या खिड़की को सब्बल से तोड़ करके और उसके अंदर हाथ डाल करके दरवाज़ा खोलते हैं और फिर अंदर जा करके वो सोने चांदी और जो कीमती सामान है वो ले जाते हैं। इनके साथ एक और है कि ये गजट्स से संबंधित कोई सामान नहीं ले जाते, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, अन्य कीमती सामान जो इलेक्ट्रॉनिक है वो नहीं जाते, इसलिए कि इससे पुलिस उनके तक पहुंच सकती है। ये 2 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें अनिल गोड़ और रामदास जो हैं, ये सलेहा के रहने वाले हैं, जो रामपुर बजलान थाने में आता है। ये अपने साथियों के साथ मिल करके हमारे यहाँ 12 चोरी इनने कबूल की है। इनको जो है बड़े सुनियोजित ढंग से इनके पीछे एक योजना बना करके हमारे टीआई चुराटा सिंगरेज राजपूत और साइबर सेल के
जो हमारे प्रभारी हैं भगेंद्र सिंह, ये काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहे थे और इनने 2 लोगों को घेर के पकड़ा है। इनने जहाँ चोरी का माल बेचा था उससे एक रामपुर बगलान का सोनी है जिसका रामनारायण गुप्ता है, उसके पास उसने माल बेचा था। उसने 1 लाख रुपए के लगभग कीमती माल बरामद किया है। क्योंकि 24 घंटे के अंदर हमें आरोपियों को पेश करना होता है, इसलिए हमने न्यायालय में पेश किया है आरोपी को। संडे होने से वो JR जुडिशियल रिमांड पे चले गए। अभी हम उनका कल PR लेंगे और पुलिस रिमांड में ले करके अन्य चोरियाँ जो हैं उसके बारे में पूछताछ करेंगे और शेष चोरी में बचे हुए माल की बरामदगी भी उनसे की जाएगी। इनके साथ और भी साथी दारान हैं, इनसे पूछताछ करके उनको भी लाया जाएगा और उनसे भी बड़ा खुलासा हो सकता है। ये हमारे यहाँ रिक्शिया में 4 और चौराटा में 5 और नौबस्ता में 3 चोरियाँ तो अभी फिलहाल कबूल की है इन्होंने, लेकिन इनके साथ कम से कम 40-50 चोरी करने का एक अनुमान है कि इनकी गैंग में डाला है जो पिछले 1 वर्षों में इन्होंने अपराध किया है उसमें। तो जब हम इनका PR लेंगे तो इनसे पूछताछ करके अन्य साथियों का भी पता लगाएंगे और इन चोरियों का भी खुलासा होने की पूरी संभावना है। ये पिछले 1 साल पहले ये गैंग पकड़ा गया था, उसमें हम लोगों ने 80 चोरी बरामद की थी। उनके कुछ साथी रह गए थे, उसमें 53 चोरियाँ बरामद कराई थी। ये लगभग 1 साल पहले की बात है। और इसके बाद भी जब जेल से छूटे तो ये यहाँ वहाँ शरण पाने लगे और यहाँ से जो है दूर रहने लगे, पुलिस की नज़र से बचने लगे और फिर इनने अपना गैंग बनाया और गैंग बना करके ये लगातार पिछले वर्षों में कहीं कहीं अलग अलग स्थानों में जाकर के चोरियाँ जो है टारगेट करके चोरियाँ की। सर 12 चोरियों का खुलासा है, 1 लाख का मसौदा बरामद हुआ है। ये 12 चोरियाँ जेवर बेचे होंगे उनको भी क्या आरोपी बनाया जाएगा? उसमें रामनारायण गुप्ता जिसने जेवर खरीदा था उसको भी आरोपी बनाया गया है और उसका भी पुलिस रिमांड लिया गया है। अभी माल क्या बरामद हुआ सर? कुछ चांदी के और सोने के जेवरात बरामद हुए हैं और इनसे पूछताछ बाकी है। अभी इन 12 प्रखंडों में भी कुछ माल जो है, कुछ क्या बहुत माल उनसे बरामद करना है। उसके बारे में जब हम PR लेंगे और PR से जब पूछताछ होगी तब ये माल बरामद होगा। चोरी के अलावा भी किसी अपराध नहीं, इनका मुख्य धंधा केवल चोरी है, नकब करना और नकब करके चोरी करना, अपराध करना, केवल मुख्य काम इनका यही है। संभावना ज़्यादातर यही रहती है। लगभग कितनी चोरियां हैं जिनको आपको शंका है कि ये शामिल है? ये हम अभी आपको ये आंकड़ा बताना संभव नहीं है। ये जब हम पूछताछ करेंगे और अन्य चोरियों जब उनका रूट और अन्य जो हम साइबर की मदद लेकर के उनके रूट ट्रैक करते हैं तब वहाँ जितनी चोरियाँ होती हैं उन सब चोरियों में संदेह करके उनसे पूछताछ करते हैं। ऐसे में जब उनका लोकेशन पाया जाता है तो हम अपराधियों से जब पूछताछ करते हैं तो माल भी बरामद होता है और उन चोरियों को कबूल भी करते हैं। इनमें कुछ उनके साथी ऐसे हैं जो जैसे 4 चोरी में ये साथ में थे, अन्य चोरियों में दूसरे लोग साथ में थे, तो ऐसे अन्य साथियों का भी हम पता लगा लिया है। अब उनको इस समय बताना उचित नहीं है क्योंकि वो सतर्क हो जाएंगे, तो हम उनकी भी तलाश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है और PR लेने में अन्य जानकारी जो मिली। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।